नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जो आज का एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये संसद में जो बहुमत होते हैं, उसके संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है, जो इसमें 3 बहुमत दिए गए हैं, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ बहुमत दिए गए हैं और एक तरफ आवश्यकता दी गई है ना? तो पहला देखते हैं, साधारण बहुमत के सामने दे रहा है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति हटाने का के संकल्प हेतु। ये कह रहा है कि जो अगर राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, अगर उसको हटाना है तो उसको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति को जो हटाने की जो प्रक्रिया है राज्यसभा में, उसको पूर्ण बहुमत होना चाहिए कि ना कि साधारण बहुमत से। तो उसको पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। जिस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है, पूर्ण बहुमत के सामने दे दिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार विस्तार से। लेकिन ये कथन भी गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में अगर विस्तार करना है तो उसके लिए आपको पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं, बल्कि साधारण बहुमत की आवश्यकता से ही पारित हो जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र अगर उसका विस्तार करना है तो हो सकता है, तो इसके लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस वजह से दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, विशेष बहुमत के सामने लगाइए राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन हेतु। यानी कह रहा है, जो अगर किसी ने विधान परिषद की अगर स्थापना करनी है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होनी चाहिए। तो तीसरा कथन भी गलत है, क्योंकि अगर विधान परिषद किसी राज्य में अगर विधान परिषद की का सृजन करना है या उसकी स्थापना करनी है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, बल्कि साधारण बहुमत से ही इसको स्थापित किया जा सकता है। तो इस वजह से पहला दूसरा तीनों कथन गलत है। तो डी आपका सही आंसर है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो डी, आप इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, तो इस हिसाब से आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं। पहला कथन कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री नागरिक नागरिक सहायता राहत कोष है, इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, सूचना का अधिकार के तहत मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय पीएमओ ने एक आरटीआई में आवेदन के जवाब में कहा था कि आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2H के तहत पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। और लेकिन ये कह रहा है कि सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है, और ये कह रहा है इसमें कि जो एक आरटीआई के माध्यम से बोला था कि ये सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं, पीएम केयर्स फंड में किए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित सार्वजनिक उत्तरदायित्व के रूप में माना जाएगा। तो तीसरा कथन ठीक है। तो अगर पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तो डी आपका सही आंसर है। और जो इसका अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये जो प्रधानमंत्री नागरिक सहायता राहत कोष है, ये प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष की ही भांति होता है और उसकी तरह ही कार्य करता है। इसे किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत या सहायता के लिए इसकी स्थापना की जाती है ना? तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके वित्त आयोग के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सही से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो पहला कथन कह रहा है, यह संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो वित्त आयोग है एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद जो 280 है इसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है, संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता को निर्देशित करता है। यानी कह रहा है कि जो संविधान है वो जो वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उसकी योग्यता का उल्लेख करता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वित्त आयोग के जो सदस्यों की जो योग्यता है वो संविधान में इसका उल्लेख नहीं, बल्कि जो वित्त आयोग अधिनियम 1951 है इसमें इसका प्रावधान किया गया है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, करों के शुद्ध आगमों को निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण है। तो तीसरा कथन भी गलत है। जो करों के शुद्ध आगमों का जो निर्धारित करने हेतु जो वित्त आयोग का जो अंतिम प्राधिकरण नहीं, बल्कि नियंत्रण मालिका परीक्षक होता है, वो इसका अंतिम प्राधिकरण होता है। लेकिन ये कह रहा है कि वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण होता है, इस वजह से ये कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अगर दूसरा और तीसरा कथन गलत है तो पहला सही है, तो इस हिसाब से आपका ए आपका सही आंसर है ना? और जो वित्त आयोग का जो काम क्या होता है, जो केंद्र और राज्य के जो मध्य जो टैक्स होते हैं उसका वितरण करना और उसको किस तरह से आवंटन करना है, ये वित्त आयोग का काम होता है। और वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है,
और इसको गठित करने का अधिकार आपके राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति इसको 5 साल के बाद भी कर सकता है, 5 साल से पहले भी इसकी गठित कर सकता है। और इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं ये पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं, दोबारा भी वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अभी वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसका अध्यक्ष आपके एन के सिंह है, ये भी ध्यान रखना। और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं तो जो इसका अध्यक्ष होता है वो उसको सार्वजनिक मामलों का एक का अनुभव होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति ही इसका अध्यक्ष बन सकता है जिसको सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो, तो ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है। और जो अन्य 4 सदस्य होते हैं उनमें से एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश या इस पद की योग्यता रखता हो तभी वो इसका सदस्य बन सकता है। और एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे सरकार की लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे वित्तीय मामलों पर शासन का काफी अनुभव हो। चौथा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो यानी इकोनॉमिक्स का अच्छा ज्ञाता हो। तो ऐसे व्यक्ति को इसके सदस्य बन सकते हैं। तो ये सारी बातें याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना जो 3 कथन दिए गए हैं इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है यह विश्व भर में पुरातात्विक विरासत के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि जो ये एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन नहीं है बल्कि ये एक गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना आपके 1965 में वार्सा में की गई थी। और ये पुरातात्विक विरासत संरक्षण नहीं बल्कि वैश्विक स्मारक संरक्षण निकाय है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है, पहला कथन गलत हो जाता है। और दूसरा कथन कह रहा है यह विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सांस्कृतिक हेतु यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है ये यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय है और यह विश्व धरोहर सम्मेलन कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत में काम करता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है इसका मुख्यालय पेरिस में यानी फ्रांस में स्थित है। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स है इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है और इसकी स्थापना कब हुई थी 1965 में। और 2020 की जो इसकी थीम थी वो थी साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझी जिम्मेदारी। तो इसकी थीम भी याद रखना और इसकी थीम प्रत्येक वर्ष निर्धारित की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके भारत के संविधान में जो उद्देशिका है उसके संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने जो 3 कथन दिए गए हैं आपको ये बताने इसमें कौन सा कथन सही है, कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है उद्देशिका संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो वर्तमान की जो उद्देशिका है उस इससे पहले भी एक उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी और उसी के आधार पर ये दूसरी उद्देशिका बनाई गई थी। तो इस वजह से ये पहला कथन क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है उद्देशिका में अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया है। तो ये कथन गलत है क्योंकि जो उद्देशिका है इसमें अभी तक केवल 1 बार संशोधन किया गया था 1976 में। और जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में तब इसमें संशोधन किया गया था। उससे पहले या उसके बाद कभी इसमें संशोधन नहीं किया गया। तो ये कह रहा है इसमें 2 बार, जबकि और कितनी बार हुआ है, सिर्फ 1 बार हुआ है। और जब इसमें संशोधन किया गया था 1976 में तो उस समय इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था और वो शब्द कौन कौन से हैं। पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, तीसरा था अखंडता। तो ये 3 शब्द आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये भी ध्यान रखना। तीसरा कथन कह रहा है कि जो बेरुवाड़ी संघ हुआ था 1960 का उसने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये कथन भी गलत है। इस जो बेरवाड़ी संघ हुआ था 1960 का उसने सुप्रीम कोर्ट ने उस समय निर्णय दिया था कि जो उद्देशिका है ये संविधान का भाग नहीं है और लेकिन ये कह रहा है कि संविधान का भाग है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये कथन भी गलत हो जाता है। तो अगर दूसरा तीसरे कथन को अगर निकाल दें तो आपका पहला कथन सही है, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसके अंतर्गत जो समता के अधिकार के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने जो 2 कथन दिए गए इनको आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो समता के अधिकार है इसका उद्देश्य आपके सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना और सामाजिक समानता को स्थापित करना होता है ना। तो इस पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है यह संसद और राज्य विधान मंडल की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानक आरक्षण का प्रावधान करता है।
तो कह रहा है जो संसद और राज्य विधानमंडल है जिसमें एसटी और एससी के लिए जो सीटें आरक्षित होती है इसका उल्लेख भी करता है, तो ये का प्रावधान करता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो एसटी एससी के लिए जो आरक्षण दिया जाता है विधानसभा और संसद में, वो अनुच्छेद 334 के अनुसार दिया जाता है। और जो जो संविधान का जो भाग 3 है जो और जो समानता का अधिकार है, ये आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस वजह से तीसरा कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। और जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है अनुच्छेद है, इसमें आपका समता का जो अधिकार है इसमें इसका वर्णन है। तो 14 से 18 जो अनुच्छेद उनको भी देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 14 है वो आपका ये कहता है कि जो विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान जो संरक्षण है से किसी को भी वंचित नहीं करेगा। और जो आपका अनुच्छेद 15 है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 15 वो कहता है कि किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 आपके जो लोक नियोजन के पद के संबंध में होते हैं उसके में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। और जो अनुच्छेद 17 है वो आपके अस्पृश्यता का अंत करने से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों का अंत कैसे होगा इससे संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।